नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में करेंगे कक्षा 12वीं की परीक्षा की तैयारी। परीक्षा के दिन नज़दीक है, तो उसकी दोहराई के लिए मेरे पास एक प्रश्न पत्र है। उसी के द्वारा हम इसकी दोहराई करेंगे, जो कि बिल्कुल आपकी बोर्ड की परीक्षा की तरह ही है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो आइए हम फटाफट करते हैं। संक्षिप्त रूप में परीक्षा के लिए एक दोहराई का हो जाएगा आपका। ये प्रश्न पत्र है, इसके हम दोहराई करते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, बहुकिल्पीय प्रश्न आएंगे। 6 प्रश्न है एक एक नंबर के, और वो है आपके काव्यखंड से। तो आइए करते हैं शुरू। प्रश्न नंबर 1, जिसके 6 प्रश्न है एक एक नंबर के। तो पहला है, कार्यक्रम कैसा होना चाहिए? कैमरे में बंद अपाहिज पाठ के आधार पर बताइए। तो इसका उत्तर होगा रोचक। दूसरा है, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयु, काव्यांश में किस पात्र के न आने का वर्णन है? तो इसका उत्तर होगा हनुमान। भगवान राम हनुमान का जब इंतजार कर रहे हैं तो वो उनके बारे में कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, सीधी बात किसके चक्कर में फंस गई? तो इसका उत्तर होगा भाषा की। चौथा प्रश्न है, कवि ने गरीबी को कैसा बताया है? तो इसका उत्तर होगा गर्बीली। पांचवा प्रश्न है, निराला ने अट्टालिकाओं को क्या कहा है? तो इसका उत्तर होगा आतंक भवन। और छठा प्रश्न है इसका, लुटते रहने से क्या जरा भी कम नहीं होती? तो इसका उत्तर होगा रसधारा। तो ये तो था हमारा प्रश्न नंबर 1, जो एक एक नंबर के 6 प्रश्न थे। आप करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आपके सरलार्थ होंगे काव्यखंड से। वो किस तरह होगा? सप्रसंग व्याख्या करनी है, 5 अंक का होगा। तो पहला इसमें पद दिया है, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। ये उषा कविता से लिया गया है और इसके कवि शमशेर बहादुर सिंह है। इसी का दूसरा भाग है, अथवा करके, या तो आप ये कीजिए या फिर ये कीजिए। दूसरा जो पद्य लिया है वो बादल राग कविता से लिया गया है। कविता का नाम है बादल राग और इसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो हम अच्छे से कर चुके हैं। तो अब आएगा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 होगा कवि का जीवन परिचय, 4 अंकों का है। इसमें आया है, हरिवंश राय बच्चन अथवा उमा शंकर जोशी के जीवन, साहित्य एवं भाषा शैली का संक्षिप्त परिचय दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों ही बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी। तो आप इनको अच्छे से, मैंने इनकी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको नहीं अच्छे से याद है तो आप उसको देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 होगा, निम्नलिखित काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये 2 अंकों का है। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि आपको काव्य सौंदर्य किस प्रकार लिखना है, और आप कई बार गलती कर जाते हैं। लेकिन 2 अंक का है तो आपको सिर्फ काव्य सौंदर्य ही लिखना है। इसमें ना तो आपको इसका प्रसंग लिखने की जरूरत है, ना ही इसकी व्याख्या या सरलार्थ लिखने की जरूरत है। सिर्फ आप इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे। ये मैंने आपको यहाँ संक्षिप्त रूप में लिख दिया है। देखिए आप कैसे करेंगे काव्य सौंदर्य। पहले तो आप बताएंगे इसका पूरी पंक्तियों का भाव क्या है। नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, कवि ने कवि कर्म की तुलना किसान से की है। ये मैंने संक्षिप्त में लिखा है, आप इसको थोड़ा सा विस्तार से बता सकते हो। 2 पंक्तियों में लिख सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 पंक्तियों में। दूसरा है, इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तीसरा, मुक्त छंद का सफल प्रयोग किया गया है। और भाषा के बारे में लिखेंगे आप, सरल व सहज भाषा का प्रयोग किया है। तो ये काव्य सौंदर्य है इसका, जो सिर्फ 2 अंकों का होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 5वां, जिसमें हमारे काव्यखंड से ही 2 प्रश्न करने होंगे। इसके हैं किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 4-4 नंबर के हैं, 8 नंबर का ये प्रश्न है। इसमें कै ख गै 3 प्रश्न है, किन्हीं 2 का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, भोर के नभ को राख से लीपा गया चौका क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर मैं पहले समझा चुकी हूँ, लेकिन अभी आपको बता देती हूँ। क्योंकि भोर का नभ, आसमान का रंग गहरा स्लेटी होता है, वातावरण में नमी होती है और नमी के कारण वातावरण में पवित्रता होती है, इसलिए उसको राख से लीपा चौका कहा गया है। प्रश्न नंबर 2 है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास से बच्चों का क्या संबंध है? यहाँ कविता में कपास कोमलता के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि बच्चे जन्म से ही बहुत कोमल होते हैं और वो जब छतों पर खेलते हैं तो उनको कोई भी गिरने का डर नहीं होता, इसलिए उनको कपास कहा गया। और तीसरा प्रश्न है,
दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? यहाँ पर कवि के बारे में पता लगता है कि समय किसी की इंतजार नहीं करता, वो सदैव निरंतर चलता ही रहता है। तो यहाँ पर इस विशेषता को उजागर किया कवि ने। इसके साथ ही प्रश्न नंबर 6, फिर से एक एक नंबर के प्रश्न है, 7 होंगे इसमें, और ये हमारे गद्य खंड से लिए गए हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो इसका उत्तर होगा झुंसी की। प्रश्न नंबर 2 है, काले मेघा पानी दे पाठ में बोल गंगा मैया की जय का पहला नारा कौन लगाता था? तो यहाँ पर मेंढक मंडली है, तो उत्तर होगा मेंढक मंडली। अगर कई बार वो अगर आ जाए इंद्र सेना हो और मेंढक मंडली ऑप्शन ना हो तो आप इसका उत्तर इंद्र सेना करेंगे। आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में मेंढक मंडली है या इंद्र सेना है, जो भी होगा आप उसी को टिक करेंगे। तीसरा है, सफिया की माँ सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा कब ओढ़ा करती थी? तो इसका उत्तर होगा मुहर्रम पर। चौथा है, लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया था? तो इसका उत्तर है श्यामनगर के दंगल में। प्रश्न नंबर 5 है, चार्ली चैपलिन की कला ने कितनी पीढ़ियों को मुग्ध किया है? तो इसका उत्तर होगा 5 पीढ़ियों को। छठा प्रश्न है, उमस और लू में कौन सा पेड़ कालजयी अवधूत की भांति अजय है? तो इसका उत्तर होगा शिरीष। और अंतिम प्रश्न है 7वां, लेखक ने कवि बनने के लिए क्या बनना आवश्यक माना है? तो इसका उत्तर होगा फक्कड़। तो इसी तरह ये एक एक नंबर के 7 प्रश्न थे, ये हमारे पूरे होते हैं। अब है प्रश्न नंबर 7, इसमें गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। जैसे कि अभी काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या की थी, बिल्कुल उसी तरह गद्यांश की करनी है। यहाँ पर ये पहला लिया है शिरीष के फूल से, इसमें भी आपको पहले प्रसंग लिखना है, फिर इस पद्य में, इस गद्य में कवि क्या, लेखक क्या कह रहा है उसको लिखेंगे और उसके बाद उसका विशेष भी करेंगे। इसके 2 गद्यांश है, या तो ये शिरीष के फूल से है और दूसरा चार्ली चैपलिन यानी हम सब से है। इसमें आपको पाठ का नाम भी बताना है, लेखक का नाम भी बताना है प्रसंग में, और फिर व्याख्या और विशेष अवश्य लिखना है, क्योंकि ये भी 5 अंकों का है। इस तरह आ गया प्रश्न नंबर 8। आइए करते प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में 3 प्रश्न है। 8 नंबर के पहला 4 नंबर का है, दूसरे और तीसरे 2-2 अंकों के हैं। ये हमारे गद्य खंड से लिया गया है। पहला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे संस्मरण का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। ये आपके प्री बोर्ड में भी आया हुआ था, मैंने उसमें करवाया है, क्योंकि इसमें लेखक ने अंधविश्वासों के बारे में और भ्रष्टाचार के बारे में बात की है, तो इसका उद्देश्य होगा। दूसरा प्रश्न है, पहलवान की ढोलक का पूरे गांव पर क्या असर पड़ता था? तो यहाँ इसका उत्तर होगा, पहलवान की ढोलक संजीवनी की तरह काम करती थी। जब पूरा गांव महामारी की चपेट में आया हुआ था, उस वक्त पहलवान पूरी रात ढोलक बजाता था, ताकि जो गांव के लोग हैं उनका ध्यान बीमारी से हटके उसकी ढोल की तरफ हो और उनकी रात आसानी से कट जाए। तीसरा प्रश्न है, भक्तिन के चरित्र की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बोर्ड के लिए भी। आप इसमें बताओगे, आप स्वाभिमानी थी, झूठ भी बोलती थी और शास्त्रों को अपने अनुसार ढाल लेती थी, चोरी भी करती थी, अनेक उसके चरित्र की विशेषताएं हैं। तो वो सेवा भाव में हनुमान से वो पूरी वो करती थी तुलना, तो उनके कई विशेषताएं हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हो। और 9वां प्रश्न है, वितान से मैंने आपको बताया था 2-2 नंबर के 5 प्रश्न आएंगे, 10 नंबर के 5 प्रश्न हैं। तो वितान भाग में पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में कृष्णदा की क्या भूमिका रही है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तो सबसे पहले कृष्णदा के यहाँ ही ठहरे थे। कृष्णदा ने ही उनकी नौकरी लगने में सहायता की थी और वो कृष्णदा की बातों को एक आदर्श की तरह मानते थे, उन्हीं की तरह अपने जीवन जीते थे। दूसरा होगा, जूझ पाठ में बचपन में लेखक के मन में पढ़ने के प्रति क्या विचार थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी प्री बोर्ड में भी आया था, क्योंकि बचपन में ही लेखक ने समझ लिया था कि खेती से जीवन नहीं चलने वाला, ये जीवन हमारा गड्ढे में ही जा रहा है। अगर पढ़ लिख लूंगा तो कुछ कोई नौकरी मिल जाएगी या कोई व्यापार कर पाऊंगा, इसलिए बचपन से ही लेखक के मन में पढ़ने के लिए बहुत ही उत्साह और जोश था। तीसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के अजायब घर में क्या क्या रखा हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें लगभग 50,000 वस्तुएं थी।
जिसमें आप कहोगे चीनी वो चक्की थी, 2 पाटन वाली चक्की थी, सुए थे तांबे के, और वो कंघी थी, मिट्टी की वो मूर्तियाँ थी, याजक नरेश की मूर्ति मिली थी, बहुत सारी चीज़ें मिली थी, वो आप उनको अच्छे से याद करेंगे। और चौथा प्रश्न है, एन ने अपने थैले में क्या क्या भरा और क्यों? क्योंकि जब अज्ञातवास के लिए जाना पड़ा था तो एन ने अपने थैले में क्या क्या भरा था। तो एन ने अपने थैले में अपनी डायरी, कलर, कंघी, कुछ अपनी किताबें और कुछ पुरानी चिट्ठियां भरी थी, क्योंकि उसको डायरी लिखने का बहुत ही शौक था, इसलिए उसने ये सब चीज़ें उसमें भरी थी। और 5वां और अंतिम प्रश्न है, अज्ञातवास के दौरान टर्की से संबंधित वह कौन सी अफवाह थी जिसे सुनकर एन के परिवार का उत्साह बढ़ गया था? तो इसका उत्तर होगा, जो कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्के थे, उन्होंने घोषणा की थी कि अज्ञातवास के दौरान जितनी भी डायरियां लिखी गई हैं उनका संग्रह किया जाएगा और उनको प्रकाशित किया जाएगा। तो उनके परिवार में केवल एन थी जो डायरी लिखती थी, इसीलिए पूरे परिवार में उत्साह बढ़ गया था कि एन की डायरी भी छपेगी और लोग उसको पढ़ेंगे। अब प्रश्न नंबर 10 है, अभिव्यक्ति एवं माध्यम से। आइए करते हैं, ये भी एक एक नंबर के 5 प्रश्न हैं। पहले, भारत में पहला छापाखाना कहाँ खोला गया? तो ये 1556 में खोला गया था, गोवा में। दूसरा है, रंगमंच किस साहित्यिक विधा में आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा नाटक। तीसरा है, टेलीविजन में लाइव का क्या अर्थ है? लाइव यानी कि सीधा प्रसारण। जब किसी कार्यक्रम को जो का त्यों दिखाया जाता है उसे सीधा प्रसारण या लाइव कहते हैं। इंटरव्यू के लिए हिंदी शब्द क्या है? तो इसका उत्तर होगा साक्षात्कार। और 5वां है, पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? पूर्णकालिक पत्रकार वो होते हैं जो किसी भी संस्था में या उसमें पत्र में वेतनभोगी होते हैं। वो वहाँ से वेतन लेते हैं और पूरा समय उस पत्र के लिए होता है, और वहाँ से संस्था से मिलने वाली सुविधाओं का भी उपयोग करते हैं। इसी तरह 10वें का अगला प्रश्न है, ख और ग, ये भी 5-5 नंबर के हैं, ये बड़े प्रश्न हैं, इनको आप अच्छे से समझोगे। पहला है, किसी कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय दृश्य विभाजन कैसे किया जाए? दृश्य को किस प्रकार, क्योंकि कहानी को नाटक में बदलना है तो पहले दृश्यों में परिवर्तित करेंगे, तो उनको बांटने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपने किया हुआ अच्छे से। अगर नहीं किया तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा प्रश्न है, इसको विस्तार से नहीं कर पाएंगे। अथवा कविता के प्रमुख घटकों का उल्लेख करना है, ये भी 5 अंकों का ही है, इन दोनों में से कोई एक करना आपको। और इसी का ग है, जो कि वो भी 5 नंबर का है, समाचार कैसे लिखा जाता है स्पष्ट कीजिए। तो समाचार लिखने का वही इसकी शैली बताओगे, उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। और फिर कैसे लिखा जाता है, जैसे कि 6 ककार है, उनके बारे में बताओगे किस प्रकार समाचार को पूरा लिखा जाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 10। इसी में अथवा करके एक और प्रश्न है, चाहे तो आप वो लिखेंगे समाचार कैसे लिखा जाता है स्पष्ट कीजिए, या इसकी जगह ये लिख सकते हैं, परीक्षा को लेकर अध्यापक और शिक्षक के बीच संवादों को लिखिए। ये तो बहुत ही आसान सा है, आपको संवाद लेखन करना है अध्यापक और शिक्षक के बीच। तो वो कैसे है, अध्यापक के संवाद होंगे, फिर उसके उत्तर में शिक्षक क्या जवाब देगा, इस तरह के आपको संवाद लेखन करना है। ये बहुत ही आसान सा है। अब आता है प्रश्न नंबर 11, जो कि व्याकरण से संबंधित है। तो ये करते हैं प्रश्न नंबर 11। पहला है इसका क का पहला है, स्वर संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। बहुत आसान, 2 स्वरों के मेल से उनमें जो विकार आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए विद्या जमा आलय विद्यालय। इसी का दूसरा है, संधि कीजिए, उत जमा डयन, तो उड्डयन, आधा डय और पूरा डय, उड्डयन। ख भाग इसका, अव्ययभाव समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। पहला पद, जिसका पहला पद अव्यय होता है और वे दूसरे पद के साथ मिलकर समस्त पद को ही अव्यय कर देता है, उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, ये अव्ययभाव समास के वो हैं। अगला है इसका, निम्नलिखित का विग्रह करके समास का नाम भी लिखिए। यहाँ पर है दोपहर, तो इसका समास विग्रह होगा दो पहरों का समूह। तो इसका उत्तर होगा द्विगु समास, क्योंकि पहला पद इसका संख्यावाची है और समस्त पद एक समूह का बोध करा रहे हैं, तो इसका उत्तर होगा द्विगु समास। इसी का गय भाग है, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा
उदाहरण समेत सहित लिखे। बहुत आसान, ये मैंने आपके लिए नीचे लिख दिया है। मानवीकरण अलंकार, जहाँ जड़ प्रकृति को मानव की तरह व्यवहार करता हुआ दिखाए उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे बादल आए बन ठन के सज धज के, तो ये इसका उदाहरण है। और इसका ही गह भाग है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। एक एक नंबर के 2 हैं। मुझे अनेकों भाषाओं का ज्ञान है, या अनेक शब्द वैसे ही बहुवचन है तो अनेक का अनेकों करने की जरूरत नहीं है, तो अनेकों की जगह अनेक आएगा। मुझे अनेक भाषाओं का ज्ञान है। और इसी का दूसरा है, वह सज्जन पुरुष है। तो सज्जन का ही अर्थ होता है अच्छा व्यक्ति, जन, तो पुरुष की जरूरत नहीं है, तो उत्तर होगा इसका वह सज्जन है। तो ये तो था हमारा एक दोहराई के लिए एक मैंने आपके लिए प्रश्न पत्र हल किया है, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ भी आए और दोहराई भी हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।